स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूं जो आपके थ्रू आउट मैथमेटिक्स में काम आएगा। मैं काफ़ी मैथमेटिक्स सिंबल यूज़ करता हूं इन बिटवीन, तो वी आर स्टार्टिंग दिस, तो यू शुड नो ऑल द सिंबल्स एंड इट्स मीनिंग इन बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले सिंबल्स, ठीक है। सिंबल के बाद हम पढ़ लेते हैं उनके मीनिंग। तो पहला सिंबल आपका है, यदि आपने लिया ए बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब हो गया ए बिलोंग्स टू सेट ए। ए किसी समुच्चय ए का सदस्य है, ये इसका मतलब होता है। और यदि मैंने दूसरा सिंबल ले लिया, जैसे ए है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ए हो गया यहाँ पे क्या, डज नॉट आ जाएगा। डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा स्मॉल ए, समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। अब बात रही यहाँ पे, ये आप स्पेशली इफ एंड ओनली इफ, इसको बोलते हैं यदि और केवल यदि। या चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, यदि और केवल यदि, ये इसका सिंबल होता है। हिंदी में ये लिखा आएगा और इंग्लिश में हो सकता है या तो IFF आ जाए या इफ एंड ओनली इफ लिखा जाए। देखो इसका एक स्पेशल ध्यान रखना, ये आपका थ्योरम के स्टेटमेंट में दिखेगा, जो थ्योरम होगी उसके कथन में दिखेगा। जहां कहीं भी आप IFF देखो, मतलब आपको थ्योरम दो तरीके से प्रूव करनी है, कुछ गिवन है उससे कुछ प्रूव करना है और प्रूव है उससे वापस, समझ गए ना, जो गिवन है उसको प्रूव करना है, फिर वापस एक्सचेंज करके दो तरीके से प्रूव करना होगा। अब देखो इसका मतलब होता है एंड, ठीक है। एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तथा। और इसका मतलब होता है और का मतलब होता है या। और इसका मतलब होता है फॉर एवरी, फॉर ईच, फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए, मतलब ये बोल दिया ना कि मतलब वो बात सभी के लिए से, इस ये सिंबल लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब फॉर एवरी की जगह आप इस सिंबल को डिनोट कर सकते हो। वापस और लिखना है, इसका क्या मतलब होता है, यह क्या होता है हिंदी में, इस प्रकार, ताकि, ऐसा। और यदि हमारे कहीं पे भी हमने ये लिखा, देखो ये आप हिंदी, इंग्लिश, SST सब जगह बिना सोचे इसको लिखाते रहते हो, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, मतलब कोई भी चीज़ क्या हो जाए, एक साइड से दूसरी साइड सही है और वापस दूसरी साइड से पहली साइड भी वो क्या हो जाएगी, बोल गया मैं क्या, इम्प्लाइज दैट। अभी बताता हूँ सर, इम्प्लाइज दैट निहित करता है, इसको बोलते हैं निहित। ये आप लगाते हो ना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करा ये लगा दे, इसका मतलब है कोई भी बात इधर से इधर सही है, ठीक है। और यदि मैंने ये लिखा, इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइज बाय, मतलब क्या हो गया, इधर से इधर भी सही है और वापस इधर से इधर भी क्या है, सही है। और कुछ बचा, इफ एंड ओनली हो गया, सच दैट हो गया, और बताओ कुछ काम का, बिलोंग्स टू हो गया, देयर एग्जिस्ट, वेरी यूजफुल, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट का मतलब एग्जिस्ट करता है, विद्यमान होता है, क्या, मतलब ऐसा विद्यमान होगा, देयर एग्जिस्ट। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, यदि इधर से इधर का सही बोले ना, जैसे देखो मैं इन दोनों का बता रहा हूँ आपकी, जैसे ए है, ए इज ग्रेटर देन बी है, तो इधर से इधर बात सही है कि ए ग्रेटर देन बी है, पर जैसे इसको उल्टा करोगे ना, इधर से इधर बात सही नहीं है, मतलब बी ए से बड़ा नहीं है। इस सिचुएशन का मतलब होगा, जैसे ए इक्वल टू बी ले लो, तो इधर से इधर भी बात सही है, ए बी बराबर है, बी ए भी बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एग्जैक्टली। अब अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, सबसेट्स वगैरह को। सेट किसको बोलते हैं,
अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए, मतलब कोई भी, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास, ये सेट हो गया, आप सबके नाम हो गए, समझो, डिफाइन कर दिया, और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, एलिमेंट्स हो गया, कुछ भी, दैट इज कॉल्ड सेट। तो सीधा हम क्या करते हैं, सबसेट का। यदि मैं बोलूँ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज कंटेन्ड इन बी, कंटेन्ड इन बी, मतलब क्या हो जाएगा, ए बी में आता है, ए के सभी सदस्य बी में आते हैं, इसका मतलब ये होता है। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं सबसेट भी। सबसेट कौन सा, एक हो गया प्रॉपर सबसेट, हिंदी में क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ हेडिंग डाल दो, सबसेट मतलब उपसमुच्चय। सेट की तो क्या ही लिखूं, समझ गए ना, सेट अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत ही फेमस है, जैसे नाउन की डेफिनेशन है ना, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय हो गया। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट, इसका क्या मतलब हो गया, अनुचित उपसमुच्चय। ये जो बेसिक चीजें है ना, वो आपकी पूरी यूनिट में काम आएगी, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ए है वो बी का सबसेट होता है, साथ में कंडीशन हो गई ए बी के बराबर नहीं, ठीक है। और इम्प्रॉपर का क्या मतलब हो गया, ए बी का सबसेट होता है, इसमें ये साइन आता है, और साथ में क्या होता है, ए क्या हो गया, बी के बराबर हो गया। इज दैट क्लियर, कैन आई इरेज दिस। अब देखो नेक्स्ट आपके लेते हैं, हो गया आपका नेक्स्ट, नल सेट इज सेट, जिसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। नल सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। जो रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, और इट इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे खाली से और ऐसे फाई से ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखो यहां एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सेट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत मैं काम में लूंगा। यदि मैं बोलूं ए है वो बी का सबसेट है, ठीक है, और साथ साथ मैंने बोल दिया बी भी किसका है, सबसेट ए का, इसका मतलब हो जाएगा ए किसका एलिमेंट है, बी का। एग्जैक्टली। यहाँ कुछ अपन इसी टॉपिक पे एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो पहला, यदि आपने लिया ए 1 2 3, बी ले लिया 1 2, सी ले लिया 1 2 3, डी ले लिया, खाली कुछ एलिमेंट लिए, ठीक है। अब यदि मैंने ले लिया ए है, नहीं, ए में एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो बी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। ए इज, इसका क्या मतलब हुआ, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। नल सेट को ऐसे और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। बी है वो क्या है, फाई है, मैं समझना। बी है वो किसका सबसेट आ गया, ए का सबसेट आ गया। बी के सारे एलिमेंट है वो ए में आ रहे हैं, 1 है वो भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और दोनों क्या है, इक्वल भी नहीं है। इक्वल है क्या, नहीं है ना, इसको पहले हिंदी में रखो, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो मतलब क्या होगा, ए है बी का
बी का उप समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, नहीं है। और यहां से ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, बी सबसेट ऑफ ए का क्या मतलब होगा जल्दी बताओ, बी है, बी ए, बी इज प्रॉपर सबसेट, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा ए, इज दैट क्लियर? बी इज प्रॉपर सब, क्या हुआ, बी और इक्वल थोड़ी है, लाइन तो दोनों में भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लियरली यदि आपको पता हो तो ये लिखो, बाकी ये दोनों में चलेगी क्योंकि इसमें छोटा भी हो सकता है, समझ गए? इसका कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लाइन आप ये दोनों में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब या है, समझ गए ना, मेरी बात समझे? क्योंकि एवरी भाई ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी ना, उस वाले में भी, उस वाले में तो कर रही है, ए के सारे एलिमेंट भी आ रहे हैं बट साथ में इक्वल भी है, इसको थोड़ा ज्यादा इससे डिनोट, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, एग्जैक्टली। और यदि मैंने बोला सी है वो आपका ए का क्या है, क्या है बताओ, इम्प्रॉपर, क्या हो जाएगा, सी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इज दैट क्लियर? हिंदी में लिख देना, बी है इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का क्या मतलब हो गया बताओ, बी ए का उचित उप समुच्चय है, और यहाँ सी क्या हो जाएगा, अनुचित उप समुच्चय, इज दैट क्लियर? और मुझे बताओ नल सेट में ये बात सही है या नहीं, डी में आने वाले हर एक एलिमेंट ए में आ रहे हैं, डी में कुछ है ही नहीं तो सारे ए में आएंगे ना, और डी में आने वाले हर एक एलिमेंट बी में भी आ रहे हैं, वैसे और कोई सेट होगा उसमें भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये सबका सबसेट होता है नल सेट, क्योंकि नल में कुछ है ही नहीं तो फिर समझ गए ना, वो कंटेन सब में आ जाएगा, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपका टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ऑफ एम मेंबर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट ऑफ एम मेंबर्स। कैन आई इरेज दिस ना? अब देखो टोटल नंबर ऑफ, ये पूरा बेसिक है, नेक्स्ट आ गया तो एरो बना दो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए सेट ऑफ एम एलिमेंट्स। ये क्या होता है, ये आपका होता है, पता है किसी को? एम एलिमेंट लिया ना तो 2 की पावर एम हो जाएगा, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, यानी हिंदी में भी लिखना प्रॉपर सबसेट इन सेट ऑफ एम एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर एम माइनस, यहां पे m सदस्यों वाले समुच्चय में कुल उप समुच्चयों की संख्या, m सदस्यों वाले समुच्चय में कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर m हो जाएगी। दूसरे वाले में उप समुच्चय की जगह क्या लिखोगे, उचित उप समुच्चय, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तक इसको। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक लिया ए, कितने एलिमेंट है ए में, 3 एलिमेंट है, तो ये बोल रहा है सेट में m एलिमेंट हो तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर m, तो सेट में 3 एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ a, मतलब क्या हो जाएंगे, a के जो उप समुच्चय बनेंगे वो कितने बनेंगे, a की पावर 3
जो बन जाएंगे 8। ठीक है, अपना फॉर्मूला है, बिना कोई दिक्कत 2 की पावर रख दो, वही आपका आंसर हो जाए। अब आपको थोड़ा दिखा देते हैं कि कैसे बन रहे हैं। तो ए में बने हैं, एक 1 है, 1 बिलोंग कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हो? 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? 1 2 कर रहा है, 2 3 कर रहा है, 1 3 कर रहा है, 2 3 कर रहा है, कितने हुए? 3 3 6 हुए, 1 2 3 हो गया। और बताओ, वेरी गुड, 5। एग्जैक्टली, देखो 3 3 6 7 8। अब यहाँ पे एक है वो इम्प्रॉपर है, वो कौन सा वाला है? दिस इज द ओनली वन, ये क्या है? इम्प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर वो कितने हो जाएंगे? 7। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आया है अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं इसमें? कैन आई इरेज दिस? जल्दी इसका फोटो ले लो। ये सारी डेफिनेशंस मैं बहुत यूज करूंगा, हर जगह मैं बहुत लिखूंगा इन चीजों को, तो मेक श्योर यू जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। अब देखो, अब थोड़ा सा मैं आपको नंबर सिस्टम रिवाइज करवा देता हूँ। यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दिस। दुनिया में जो सबसे पहला नंबर आया था वो कौन सा आया था? नेचुरल नंबर। क्यों आया था भाई? सबसे पहले, अब तुम्हें भी सोच लो कि कुछ पता ही नहीं है, चीजें गिनना ही तो काउंट करा था। मैथ्स इज ऑल अबाउट ये। किसी इलिटरेट को पूछो तो वो यही बोलेगा, मैथ्स इज ऑल अबाउट काउंटिंग। तो काउंटिंग नंबर सबसे पहला है। तो नेचुरल नंबर बोलेगा, तुम्हें पूछेगा क्या होता है नेचुरल नंबर, बोलो 1 2 3 4, ऐसे नहीं बोलना है, नेचुरल नंबर है काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो ये क्या है? काउंटिंग नंबर से डेफिनेशन भी आनी चाहिए आपको। नेचुरल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्राकृत संख्या। ठीक है, मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि अब इतने भी छोटे बच्चे नहीं। मैं मेरा मोटो है, मैं एन बहुत जगह यूज करूंगा वहां पे। ठीक है, कहीं भी डेफिनेशन में लिखूंगा तो यू शुड नो, मैं मेरा गलती से बाहर। अब देखो, यहाँ पे सेट को डिनोट करने की 2 फॉर्म है, तो इसमें भी आप देखो, नेचुरल नंबर बोले ये समझ लो आप, ये 1 2 3 सबको पता है नेचुरल नंबर। अब ये फॉर्म होती है, ये इसको क्या बोलते हैं बताओ? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों सेम ही चीज है। हिंदी में भी रोस्टर को रोस्टर ही बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, ये दोनों सेम ही है। अब दूसरी फॉर्म, इसको सेम एलिमेंट को डिनोट करने की एक और तरीका होता है। यहां लिख दिया एलिमेंट, क्या मतलब इसका? सच दैट, यहां लिखा वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये चेंज होता रहेगा, ये इस प्रकार है, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब ये एक वेरिएबल है, क्या है? नेचुरल नंबर। मतलब जो भी नेचुरल नंबर यहां रखोगे, चेंज रखो, 1 रखो, एकदम से ये 2 रखो, नेचुरल नंबर, समझ गए ना? तो इसको बोलते हैं, यहां क्या होता है? दिस इज वेरिएबल। कोई भी क्या लिखते हैं अपन? वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद सच दैट, और यहां होता है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हिंदी में क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को। वेरी गुड, आप हमेशा टेस्ट में पास हो जाते हो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता ही नहीं था। अभिलाक्षणिक, इट वॉज अ गुड वर्ड, गुणधर्म। तो एक्स इज क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। किसी को दिक्कत? इज दैट क्लियर? अब दूसरा, पहला हो गया नेचुरल नंबर, दूसरा कौन सा होगा बताओ? इंटीजर्स। इंटीजर्स नहीं, होल नंबर में। डेफिनेशन क्या बोलोगे बताओ? किससे डिनोट करते हैं? बोलते क्या हिंदी में? पूर्ण संख्याएं। डिनोट किससे करते हैं बताओ? डब्ल्यू से करते हैं। डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेंगे इसका? बोलो क्या होती है?
when we add zero in natural number it becomes whole number. जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, वो क्या, every natural number is a whole number but every whole number is not a natural number. 10 तक ये जो एग्जाम होते हैं ना, यहाँ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, ये लिखवाते हैं। तो every natural number is a whole number but every whole number is not a natural number. 0 is the only whole number which is not a natural number. तो यहाँ से natural number किसका सबसेट होता है, whole number का। whole number natural number का नहीं होता। मैं सारे ही एक बार सबसेट के फॉर्म में लिखाऊंगा, सब लिखा के इंटीजर के बाद। थर्ड क्या लिख दो, थर्ड लिख दो इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। इनको z और 1 डिनोट करते हैं किससे, i से, z और i दोनों से। ये क्या होता है बताओ, ये आपका होता है z और i डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे रे? इतना तुम सोचो, टेंशन क्या लेंगे भाई, नेचुरल नंबर लिए या होल नंबर और उनका नेगेटिव। जीरो का नेगेटिव तो खुद एक ही है, एक ऑल द नंबर्स विच आर फ्री ऑफ डेसिमल्स। पॉइंट नहीं आ रहे हैं वो सारे नंबर, पॉइंट कहाँ आ रहा है इसमें, तो इतना मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। बट ऐसे नहीं बता नहीं पाओ 0 1 नहीं, ऐसे नहीं करना। अब क्या प्राइम नंबर लिखाने की जरूरत है, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पी से डिनोट करते हैं, क्या हो गया, अभाज्य संख्या। डेफिनेशन बताओ, अभाज्य संख्या है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, तो प्राइम नंबर हो जाएगा। अब यहां से द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है ये। लाइक मुझे सबसे अच्छी यही डेफिनेशन याद है, मेरे मैम थे व्हेन आई वाज इन क्लास 5th 6th, हर नेम वाज सुनीता मैम। तो टू रिमेंबर दिस उन्होंने सबको रटवाई थी और बहुत मारा था जिनको याद नहीं थी। सो दैट्स व्हाई इट इज इन माय सबकॉन्शियस, और मैं इतनी फास्ट बोलता हूँ ये कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस एनी नंबर इन p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इट इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है, तो समझ गए ना। तो रैशनल नंबर, if we are able to express any number in p by q form where p and q are integer and q not equals to 0, इससे पहले जो कहानी सुनाई उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं अपन, कि आपको कोई भी चीज बहुत अच्छे से रटानी है तो उसके लिए आपकी what सुनीता मैडम did, I should also do that, ठीक है। अब देखो यहां आपका सेट बिल्डर फॉर्म का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल सेट हो रहा है। Q है, X है, वहां इसका लिख दिया क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। एक वेरिएबल को P by Q फॉर्म में, P and Q है, ये क्या हो जाएंगे, P and Q बिलोंग्स टू I, यूज हो रहा है, बोलो एंड, और ये क्या हो गया, Q नॉट। तो ये पूरी जो हमने लिख रहे हैं ना, दिस इज कंप्लीटली डेफिनेशन में तो लिख रहे हैं, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म। जैसे कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल को p by q फॉर्म में लिखना है, इस प्रकार लिखना है, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, तथा एक और कंडीशन q कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं। ये पूरी हमने थ्योरी लिख दी है। लाइक यदि ये लिखे तो टीचर को ज्यादा दिखते हैं, और ये ज्यादा, मैं बहुत यूज करता हूँ ये, तो इसीलिए मैंने आपको सिंबल्स लिखवाए सारे। यहाँ पे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, अब ये मैं मेहनत, अपरिमेय संख्या है, ये क्या होता है, दैट वुड बी QC, QC हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका वापस ऊपर लिखूंगा क्योंकि यू विल हैव टू यूज दिस, इतना तुम्हें खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा। QC हो जाएगा, एक वेरिएबल को ऐसे p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जहां p और q क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, q नॉट इक्वल टू 0। हिंदी में जो हो जाएगी,
यदि किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते, जहां p तथा q का मान एक पूर्णांक हो और q का मान शून्य नहीं हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? If we are unable to express any number in p by q form where p and q are integer and q not equals to 0, ठीक है। एक बार मैं इंग्लिश क्लास ले रहा था, लाइक थ्रू आउट इंग्लिश, साउथ इंडियन बच्चे थे, लाइक आई वाजंट अलाउड टू यूज अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी, इट वाज जस्ट लाइक दैट। उस दिन ऑल ऑफ ए सडन क्लास में मेरे से निकल गया बट्टा, पता नहीं कहाँ से आया, कैसे ऐसे बट्टा निकल गया मेरे से वर्ड। हाँ, आई डोंट नो, लाइक ये अभी मैंने बोला ना तो ऐसे मुझे याद आ गया, अचानक निकल गया था, आई डोंट नो फ्रॉम नो वेयर। तो ऑल ऑफ ए सडन मेरे लिए भी नया था लाइक ये, बट हो गया। फिर मुझे वो एक्सप्लेन करना भारी पड़ गया, बट्टा क्या है, इट इज वियर्ड वर्ड, सही है ना। मैं ये एनर्जियां बचा रहा हूं, उसकी जगह आपको QC सिखा रहा हूं। क्या होता है QC? कोई बताएगा QC क्या होता है? बोलो, व्हाट इज QC? दिस इज कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब पता है या नहीं है? क्योंकि आपको किसी ने दिया नहीं होगा। यदि आपकी डीपी अच्छी होती है तो कोई बोलता है ना कि आपकी डीपी अच्छी है, ये तो खैर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये झूठ हो गया। मेरी डीपी हो और कोई बोले कि आपकी डीपी अच्छी हो, दैट वुड बी कॉम्प्लीमेंट। समझ गए ना? जैसे कि सर आप मैथ्स बहुत अच्छे पढ़ाते हो, दैट वुड बी कॉम्प्लीमेंट। तो समझ गए ना? फिर थैंक यू वाला कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें यहाँ आई होता है, ठीक है। उस कॉम्प्लीमेंट में यहाँ आई होता है, आई यूज टू टीच इंग्लिश, और यहाँ क्या होता है ई। तो मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, वो उसके लिए मैं डीपी बोलता था, इसके लिए मैं फिक्स एक एग्जांपल यूज करता था कि हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। जो क्वालिटी एक में है दूसरे में नहीं होनी चाहिए, दूसरे में है वो किस में नहीं होनी चाहिए? एक में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि हस्बैंड बहुत खर्चीला है, तो लाइक वाइफ शुड बी कंजूस, माइजर, ठीक है। और यदि वाइफ बहुत खर्चीली है तो हस्बैंड कंजूस होना चाहिए। अब दोनों ही कुछ नहीं बचेगा, दोनों ही कंजूस, तो लाइक टाबर दुख पाएंगे। इज दैट क्लियर ना? तो इट शुड बी बैलेंस्ड। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? जो एक के पास नहीं है वो दूसरे के पास है, दूसरे के पास नहीं है वो किसके पास है? एक के पास है। अब यहाँ मैथ्स की लैंग्वेज में वो एग्जाम्पल जो लिखेंगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो QC का मतलब है सारे रियल नंबर से आप रैशनल नंबर को हटा दो। सारे रियल नंबर से किसको हटा दो? रैशनल नंबर को हटा दो। जो बचेगा ना वो क्या होगा? ये QC मतलब Q का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब Q को हटाया है सारे रियल नंबर से। इज दैट क्लियर? रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक दुनिया के सारे नंबर है, उसमें से किसको हटा दिया? Q को हटा दिया। तो पीछे बचा जो क्या होगा? Q का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको अलग से लिख देना, थोड़ा सा पॉइंट डाल के। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत? इसका एक और मैं छोटा सा सिर्फ कॉम्प्लीमेंट वर्ड का एग्जाम्पल दे रहा हूं। यदि A है वो ले लिया आपने 1 से 2, ठीक है। नंबर लाइन ले ली, R का क्या मतलब होता है? से प्लस इंफिनिटी हो गया। सारे नंबर आपने कहां पे डिनोट कर दिए? नंबर लाइन पे। दैट इज माइनस इंफिनिटी, दैट इज प्लस इंफिनिटी, और दैट वुड बी 1 और दैट वुड बी 2। 1 से 2 तक सारे एलिमेंट, 1 से 2 तक सारे एलिमेंट हटाने हैं A C। A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो A में नहीं है, तो रियल नंबर से A को इसको हटा दो, तो माइनस इंफिनिटी से 1 हो गया। अब 1 A में है तो वो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता। यूनियन 2 किस में है? A में है, तो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? तो जो A के पास है वो A C के पास नहीं है। ये कंजूस है तो ये कंजूस नहीं हो सकता है, क्योंकि कंजूस यहाँ है, तो ये क्या होगा? खर्चीला। इज दैट क्लियर? जो इसके पास है वो इसके पास नहीं है। तो ये किसका मीनिंग होता है? कॉम्प्लीमेंट वर्ड का। यदि आपने वर्ड ले लिया, जैसे मेरे समझ गए ना, कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वर्ड है ना, इसको इससे रिलेट मत करो। कॉम्प्लीमेंट वर्ड को मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। ये किसी भी सेट में, जैसे रियल नंबर हटा दिया, A यदि एक सेट का एलिमेंट है, एक सेट का एलिमेंट को बोलते हैं सिंगलटन, तो A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बस एक उस एलिमेंट को हटा दो, वो हटा देना, जो पीछे बचा रियल नंबर से वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। कैन आई इरेज दिस? कैन आई इरेज दिस ना? रियल नंबर क्या होता है बताओ? इसको हिंदी में तो, हाँ, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में नहीं लिखा, इट मींस पूरक। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या करवाना है? रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर।
क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या है। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर क्या होता है, दुनिया के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला दें, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संघ होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंटरसेक्शन। ओ वेरी गुड, अब यहां तक हो गया, इज दैट क्लियर। अब बचा है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से आपको कॉम्प्लेक्स, इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, अब देखो इसकी भी डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई सच दैट, एक वेरिएबल इस हिसाब से लिखा गया है दोनों क्या हो, रियल नंबर। बोलो, तो देखो कितना इजी हो गया भाई मैथमेटिकल डेफिनेशन से, समझ गए ना। एक वेरिएबल है, वो ऐसे दो वेरिएबल में एक्सप्रेशन है, इस प्रकार होना चाहिए कि ये दो क्या होने चाहिए, रियल नंबर तथा, इज दैट क्लियर, समझ गए। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों है दुनिया का सबसे बड़ा, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों रियल नंबर, यहाँ कंडीशन को फॉलो कर जाए, हम भाई डेफिनेशन को जो फॉलो कर जाए वही चीज सही है। यहाँ x और y के लिए कंडीशन है दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, और आयोटा के लिए क्या है, -1। तो यदि y 0 लूं, क्या दिक्कत है, y 0 ले सकता हूं यहाँ डेफिनेशन पे, तो y 0 ले लो और x कोई भी रियल नंबर ले लो, जैसे 5 को लिख सकते हैं ना, 5 + 0 आयोटा, तो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एवरी रियल नंबर इज अ complex number, but every complex number is not a real number. तो every real number is a subset of complex number। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट भी है और साथ में क्या हो जाएगा, रियल पार्ट भी है। तो अब जो आ गई सबसेट की डेफिनेशन, मैं सारा इसको लिख देता हूं। सबसे बड़ा रियल नंबर का सबसेट किसको लें, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट किसको ले लिया, रियल नंबर। रियल नंबर का किसको ले लिया, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का किसको ले लिया, इंटीजर। इंटीजर का किसको ले लिया, होल नंबर। होल नंबर का किसको ले लिया, नेचुरल। इज दैट क्लियर। एक सीरीज ये चला दी, इसको और अपन अच्छे से लिख सकते थे। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल, थोड़ा अच्छा लगता है। सॉरी, ये देखो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ लिखना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसके बाद ऐसे बनाना, इधर लिख देना क्या, रियल नंबर, और रैशनल, नहीं उससे अच्छा नहीं लगता। ये दो पॉइंट ऐसे लेना, एक साइड कॉम्प्लेक्स करके इसको ऐसे लिख देना, दूसरे वाले में जो यहाँ लिख रहा हूँ वहाँ लिख देना। ऊपर लिख देना कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बॉक्स बना देना, दो एरो बना देना, एक साइड ये लिख देना, दूसरे साइड में जो लिख रहा हूँ वो लिख देना। उसमें क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका सबसेट क्या हो जाएगा, इरेशनल। इरेशनल में आगे कुछ नहीं। इरेशनल के बारे में थोड़ा और मैं बता देता हूँ। रेशनल, इरेशनल, P/Q फॉर्म का क्या मतलब होता है, देखो यदि आपने लिया 0.3, वो क्या होता है, रैशनल होता है, मतलब 3/10 लिख सकते हो। और देखो पॉइंट के बाद एक तो होता है, क्या होता है, टर्मिनेटिंग वाली, ऊपर नीचे, जैसे 2 हो 100 हो, मतलब समझ गए ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गई, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वो रैशनल बन जाएगा। तो टर्मिनेटिंग आ गया, तो एवरी टर्मिनेट, जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट होने वाली जो भी डिजिट है वो क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगी। इज दैट क्लियर। अब आई नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब पॉइंट के बाद रुकी ही नहीं। उसमें दो टाइप होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का हो गया पॉइंट के बाद रिपीट करता जाए, से 0.3333334, समझ गए ना, पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो ना। 2/3 क्या होता है, 0.6666, तो ये 2/3 क्या है। तो देखो दो होते हैं रैशनल नंबर, एक तो पॉइंट के बाद क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग वाले। टर्मिनेटर मूवी देख रखी है आपके, टर्मिनेटर का मतलब खत्म कर देता है, जो खत्म हो जाता है। टर्मिनेटिंग वाली क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग, जो वो भी क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग क्या होती है, इररेशनल। इज दैट क्लियर। पाई होता है वो इररेशनल होता है, हम झूठ लिखते हैं उसको, क्या, 22/7, 3.14, दैट इज नॉट द फैक्ट। पाई इज एन इररेशनल नंबर। आपने कई सारी नोटबुक के देखा होगा ऊपर ऐसे ऐसे 3.14 ऐसे पूरा बड़ा सा सर्कल देखा ना, हैव यू सीन दिस ना, वो चलता ही रहता है। दूसरा ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अपन लेते हैं 2.71, दैट इज रूट के अंदर आने वाले सारे
√2, √3, √5, √7, √8, ये सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल है। वो अब क्या ही लिखना है, बट थोड़ा बता दिया। कोविड, सही है ना? कोविड से तुम्हारे कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा क्लियर है, दैट्स व्हाई। यहां तक किसी को दिक्कत? सारा क्लियर है? स्टार्ट कर दे गेम। कैन आई रेज दिस? अब आपका रियल गेम यहां से स्टार्ट होता है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो पहले लिख रहा हूँ डेफिनेशन, छोटे क्वेश्चन में 100% इसके बिना काम चलेगा ही नहीं, और क्वेश्चंस भी आता है यहाँ से। इफ f(x) is a function defined for all the positive values of x and pb पैरामीटर जो क्या है, कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म f(x) का क्या होता है, अब लिखेंगे। यदि f(x) x के सभी धनात्मक मानों के लिए, सभी धनात्मक मानों के लिए परिभाषित फलन है, और P प्राचल है। ये क्या है, वास्तविक या सम्मिश्र संख्या। ये क्या है, वास्तविक या सम्मिश्र संख्या। तब f(x) का लाप्लास रूपांतरण, ये जो अब नीचे लिखने जा रहे हैं इसको लिखते हैं L कर्ली ब्रैकेट f(x) और यहां लिखा P लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 से लैम्डा e⁻⁻px f(x) और dx। Is that clear? Provided that integral exists, बस शर्त है इस समाकलन विद्यमान हो। बस शर्त है, ये मुझे लिखना नहीं आता, ये लिख देना। बस शर्त है कि समाकल का मान दिख रहा है ना, समाकल का मान विद्यमान हो। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो, ये तो एक सुंदर ज्ञान की बात होगी। अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म जहां भी आएगा उसको अनदर फॉर्म, यहाँ आपके
पक्का मान के चलो इसके बिना काम चलेगा नहीं। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो f(x) इज अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। मतलब डिफाइन का क्या मतलब है, मतलब x के कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे अंदर 1 2 5, तो जो फंक्शन मिलेगा ना वो उस पर डिफाइन होना चाहिए। जैसे आपने ले लिया f(x) = x², लिखो भाई पॉजिटिव वैल्यू 3 रखो 5, डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ रहे हो ना, इस पे कोई ऐसे नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएगी, मेरी बात समझ रहे हो ना। इस फंक्शन को भी ले लिया f(x) = -x² ले लिया, ठीक है, -x² तो -x ले लिया। अब x लो पॉजिटिव, जैसे 3 ले लिया, तो ये 3 पे डिफाइंड नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि आयोटा बन रहा है। तो ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू को लिए डिफाइन नहीं है, ये क्या है, डिफाइन है। डिफाइन का मतलब समझ गए ना। तो x के पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे तो जो फंक्शन आएगा वो एक तो 0/0 नहीं देगा, इन्फिनिटी 0.∞ ऐसी कुछ भी वैल्यू नहीं देगा, इमेजिनरी नंबर नहीं देगा, इसका मतलब नहीं है यहाँ से। अब यहाँ पे p है वो क्या है, जो आगे हम यहाँ लिख रहे हैं ना उसको समझाया गया है। p है वो क्या, पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब प्राचल है, और प्राचल है वो क्या, या तो वास्तविक संख्या या क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो p है ना इसका मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं वो कांस्टेंट कोई नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फलन f(x) है, फंक्शन f(x) है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, लिमिट लैम्डा टेंडेंट, ये छोड़ो, ये तो लैम्डा यहाँ पुट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻px f(x) dx, ये हो जाएगा। बस इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी बात समझ रहे हो ना, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, विद्यमान करनी। तो f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जो ये है, जो ये मिलेगा ना वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको सॉल्व करोगे, जो यहाँ फंक्शन रखा है वो मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी फंक्शन आएगा ना, देखो धीरे धीरे आप जितना सोचते हो ना उसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सोचो ना बहुत सारी किताबें, इट्स नॉट लाइक दैट। कॉन्सेप्ट के लिए जो पढ़ा है उसको बैठ के सोचा करो। अब जैसे यहाँ आया ना, f(x) इज अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, इसको जैसे मैं बहुत सारे प्रूफ करूंगा फॉर्मूले, आप उनमें देखना वो सारे फंक्शन होंगे वो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होंगे। यू विल सी दैट x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे डिफाइंड है, x² का निकालेंगे डिफाइंड है। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, इज दैट क्लियर ना। अब यहाँ पे चलो, यहाँ तक क्लियर है। अब अनदर फॉर्म, मतलब इसके और अपन ये ज्यादा नहीं लिखेंगे, अपन सीधा लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब L का क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x). ये फेमस फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे आपको खुद का नाम याद है। दिस इज द लाइक हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो भी टॉपिक है इसका हार्ट यही फॉर्मूला है। 0 से इन्फिनिटी e⁻px f(x) dx क्या है, e की पावर, पहले 0 से इन्फिनिटी e⁻px f(x) dx। अब देखो ये एक है ना आपका, ये समझ गए ना, p वगैरह नहीं है, ये तो डेफिनेशन है इसलिए ये लिखा है लिमिट वगैरह, ज्यादा अपन वही लिखेंगे। दूसरा क्या होता है, आप कोई भी बुक उठा के देखना, वैसे वी विल कवर एवरी बुक। अब कोई भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बुक देखोगे ना, इतना डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन। आज तक का रिकॉर्ड है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, मैंने जितना डेप्थ में कराया, कभी कैसा भी पेपर हो, कोई यूनिवर्सिटी कोई कैसा भी बनाओ, इससे बाहर नहीं निकलेगा, सारा इससे ही आएगा, क्योंकि अच्छा खासा लेंथी पढ़ाऊंगा, अच्छे खासा, और एक एक चीज प्रूफ करवाऊंगा, एक एक फॉर्मूला डेराइव करवाऊंगा, और एक एक सिंगल थ्योरम भी नहीं छोड़ूंगा जिसका प्रूफ नहीं बताऊंगा। बस एक आपको वापस याद करने पड़ेंगे, जैसे इंटीग्रेशन वाले हो गए ना फॉर्मूले, वैसे सारे फॉर्मूले मैं डेराइव करूंगा, बट आपको याद सारा करना पड़ेगा। तो यहाँ से f(x) क्या हो गया, ये 0 से इन्फिनिटी हो गया। दूसरा दूसरा दूसरा, ये देखो आप अलग अलग बुक लोगे ना तो वहां एक चीज नोटिस करोगे, x और p की जगह आपके t और s भी हो सकता है। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft, तो ये 0 से इन्फिनिटी e⁻p की जगह क्या हो जाएगा, s, और ये तुम्हारी आदत रहेगी p लिखने की, s, और ये t, ये ft और dt। यहाँ क्या है, वेयर s क्या है, पैरामीटर, मतलब क्या है, प्राचल है, ठीक है। थर्ड, ये थर्ड नहीं छोड़ो, ये देखो, इज दैट क्लियर और नॉट। अब ये नहीं है कि टी आ गया क्वेश्चन में, सर ने कराया ही नहीं, क्या यहाँ का ना पी दिख रहा है, इज दैट क्लियर ना, ये सेम ही है। वैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़े बहुत, 70% 80% ये चलती है, 20-30% ये चलता है, पर तुम देखना
एकदम गाड़ी इससे इससे स्विच होने में भी अच्छा खासा जोर आ जाएगा, एक अजीब लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं अपन नोट या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला लिख दिया पी के बारे में। पी जो पैरामीटर पी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी that varies from question to question. प्राचल P एक अचर राशि है, एक अचर राशि है जिसका मान प्रत्येक सवाल से सवाल बदलता रहता है। सवाल इज द राइट वर्ड ना फॉर क्वेश्चन, प्रश्न से प्रश्न, सवाल इज द करेक्ट वर्ड। बदलता रहता है, बदलता रहता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो कांस्टेंट के भी टाइप्स होते हैं। कांस्टेंट बोलते हैं किसको है? आपने किसी के स्टेटस में देखा होगा कुछ लोगों का फोटो, दीज आर माई कॉन्स्टेंट्स विद अ रेड हार्ट, लिखते नहीं हो आपने? कभी यूज नहीं करा कभी किसी के साथ? कोई भी जैसे आपके कांस्टेंट होते हैं ना, लाइक मेरी लाइफ में लाइक आई हैव गॉट माय बेस्ट फ्रेंड, आई वुड से ही इज कांस्टेंट, माय मदर सी इज कांस्टेंट, माय फैमिली, माय सिस्टर, माय फादर, एवरीवन इज कांस्टेंट। मतलब समझ गए? दे विल नॉट चेंज फॉर मी। समटाइम्स दे माइट स्कॉल्ड मी, सुना सकते हैं, दैट इज द डिफरेंट पार्ट, बट समझ गए ना। तो तुम्हारी लाइफ में कांस्टेंट कौन है? जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे अच्छे बुरे वक्त में, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, जो बदले नहीं। और बदले वो क्या है? वेरिएबल। तुम क्या हो? वेरिएबल हो। मैं कांस्टेंट हूँ, लाइक कभी भी तुम्हें कोई, ठीक है ना। तो आई एम द कांस्टेंट जो बदलता नहीं है, एंड यू पीपल आर वेरिएबल। समझ गए? ये कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस। अब मेरा यहाँ मोटो ये था, कांस्टेंट के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी मतलब स्वैच्छिक चर। आई हैव यूज्ड दिस वर्ड इन डिफरेंशियल कैलकुलस और बहुत करा है हमने, मैंने थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। देखो इंटीग्रेशन वाला सी होता है ना, उसमें आपको ये वियर्ड लगा हुआ है, कभी log c लिख दो, e की पावर c लिख दो, c स्क्वायर को c डैश लिख दो, उसको कैसे ही घुमा सकते हैं। उसका रीजन यही है, जैसे आपने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करा, ठीक है, तो वो हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी लिखा है यहाँ मतलब ये है कॉन्सेप्ट, वी नो दिस। वो जो डेफिनेशन होती है ना इंटीग्रेशन की, वो होती है कि ये इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कुछ बोलते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन, इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, या किसी पॉइंट पे स्लोप निकालो, वो एक अलग चीज होगी, यू नो दिस, है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ करो, हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। यदि यहाँ tan हो, log c हो, e की पावर c हो, कुछ भी हो, आपके फोन को मतलब इससे हो गया, यहाँ आ रहा तो वहां भी आ गया, कुछ भी होगा ना, उसको क्या बोलते हैं? जैसे होता है ना कि लाइक वो भी कर रहा है, लाइक समझ गए ना, जैसे समवन इज हैविंग फन, लाइक आई शुड आल्सो हैव फन, व्हाट इज, समझ गए ना, यू गेट इट ना। जैसे आपके होता है कि ये भी नहीं पढ़ रहा है, मैं भी नहीं। चलो मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहाँ tan हो, 50 हो, 100 हो, log c हो, e की पावर c हो, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो वापस x स्क्वायर मिलेगा, ये फंक्शन ही मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ वाला जो इंटीग्रेशन में आता है दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब अपनी इच्छा से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ये वही कांस्टेंट है, यहाँ लिखा वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन में ये अलग अलग होता है। इसका जो टारगेट होता है ना, वो फंक्शन को पॉजिटिव रखना होता है। वो मैं आपको जहां लिखाऊंगा, इसका भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हारे इतना क्लियर नहीं होगा, पर तुम बस इतना सा याद रखो, इसका जो टारगेट होता है वो फंक्शन को पॉजिटिव रखना। मैं पी की वैल्यू भी बता दूंगा जहां आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इज दैट क्लियर? दूसरा भाई 50 भी तो कांस्टेंट है, 100 भी तो कांस्टेंट है, चेंज थोड़ी होता है, इज दैट क्लियर? तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? अपनी मर्जी से जिसको एडिट कर सकते हैं, और अपन को पता है ये है फिक्स है, बट
तो ये चीज होगी। अब दूसरी बात देखो, एक चीज है, अरे यार ये काम में ले सकते थे मैंने लिखा हुआ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और सुनो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सब में एक चीज क्या है, कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है, इनमें जैसे आपने डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, 2x हुआ, इंटीग्रेशन करा एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, एक्स क्यूब बाय 3 + c। तो सब में एक चीज कॉमन है, ये सब क्या करते हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में मतलब चेंज कर देते हैं। भाई आपको चीजें आती है, मैंने कहा ना याद तो आपको यही रखना है, मैन आपका यही है, बट जब आप कोई चीज पूछे ना, तो आपका ऐसे नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करता क्या है, ये तो समझ गए, ऐसे होता है, ये क्या है, ऐसे तो हो रहा है ये, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म करता क्या है, ये एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वैसे डिफरेंशिएशन क्या करता है, एक फंक्शन जो एक्स स्क्वायर, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है। तो यहां लिखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म convert one function into another function, ठीक है। लाप्लास रूपांतरण एक फलन को डोंट टॉक दूसरे फलन में क्या करता है, परिवर्तित करता है, करता है नहीं करता। अब एक और इसमें बड़े काम की बात है, चलो वो यहां तीसरी फॉर्म में भी आप बना के लिख देना, थर्ड फॉर्म एफ, ये सारे चैप्टर में चीजें अप्लाई होंगी। इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है, निश्चित समाकल और अनिश्चित समाकल। लिमिट वाला कौन सा होता है, निश्चित समाकल, डेफिनेट इंटीग्रल। ये इसका मतलब क्या है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर जहां जहां एक्स है अपर लिमिट ये पुट कर रहे हो, लोअर लिमिट ये कर रहे हो। मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है दैट इज फ्री ऑफ वेरिएबल। भाई डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, लिमिट हो जाएगी, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा, वेरिएबल की अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करी तो वेरिएबल गायब हो गया। तो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें वेरिएबल नहीं आएंगे। तो इसमें इसको सॉल्व करोगे एक्स गायब हो जाएगा, तो बचा क्या रहे यहाँ पे, पी ही तो बचा है। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमेशा एफ एक्स रखोगे एफ पी का फंक्शन मिलेगा। वैसे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एकदम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे चलता है जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अभी अपन पढ़ रहे हैं, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा इनवर्स। यार मैम मेरे कॉल रिसीव नहीं कर रहे क्या, बार बार आ रहा है, बोल क्या ना कि कॉल आ रहा है बार बार और कोई काम होगा। अब देखो एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है और एक क्या होता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जस्ट ऐसे ही चलता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे। ये टॉपिक यहां से चलेगा, तुम इसको मजबूत करोगे ना तो पीछे वाला जो पोर्शन है वो भी अच्छा होगा। इज दैट क्लियर। अब यहां से हाँ जस्ट हाँ फोटो ले लो इसका। अब दूसरी बात, कैन आई इरेज दिस, हाउ कुड दैट बी पॉसिबल। तो यू आर रेडी टू स्टार्ट द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन तो क्या प्रूफ करवाऊंगा मैं, फॉर्मूला डेराइव करूंगा, उससे पहले इंपॉर्टेंट लिमिट्स। ये कोई बता सकता है कैसे आई, देखो लिमिट्स पूरा 11th में चैप्टर है, बट आपको जितना बताए गलत है क्या? हाँ बिल्कुल जीरो। अब देखो आपका 11th में पूरा चैप्टर है लिमिट का, बट ये दो लिमिट में करवा रहा हूँ, समझना ये बहुत काम आएगी, अभी काम आने वाली ध्यान से समझना। अब देखो e की पावर इंफिनिट, e क्या होता है, ए कांस्टेंट है जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ये पूरा किस पे डिफाइन करेगा, x पे,
ठीक है, x पॉजिटिव होता है पॉजिटिव रह जाएगा, x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। e की वैल्यू क्या है 2.7। एक से बड़ा कोई भी नंबर होगा जैसे 2 है, उसका स्क्वायर करा क्या हुआ 4 हुआ, उसका क्यूब करा क्या हुआ 8 हुआ, उसकी पावर 4 करी, बढ़ता जाएगा। एक से छोटा कोई भी नंबर लिया 1/2 स्क्वायर करा 1/4 1/8 1/16। एक से, मेरी बात समझे ना, एक से बड़ा कोई भी नंबर है उसकी पावर जितनी आप बढ़ाते रहोगे बढ़ता बढ़ता जाएगा, और एक से छोटा क्या होता है कम होता है, यू नो। अब यहाँ e है, इसकी पावर क्या है 2.71 है e, जो एक से बड़ा है या एक से छोटा है, बड़ा है 2.71 तो एक से बड़ा, और इसकी पावर इंफिनिटी इनटू एनी पॉजिटिव नंबर इट विल बी इंफिनिटी। तो एक से बड़े कोई भी नंबर की पावर इंफिनिटी करोगे तो बढ़ता बढ़ता दैट विल रीच टिल इंफिनिटी, ये इंफिनिटी हो जाएगा। अब बात रही e की पावर माइनस है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ e की पावर ax लिख सकता हूँ, और यहाँ ये क्या बन जाएगा इंफिनिटी, एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। a यहाँ मैंने लिखा क्यों है पॉजिटिव, नेगेटिव होता ना साइन चेंज कर देता, यहाँ यदि नेगेटिव होता ना तो इसको क्या बना देता, क्या बना देता, इसको 0 बना देता। a नेगेटिव होता ना, जैसे इसमें ये चीजें रिवर्स हो जाती है। अब आना है प्रूफ कर रहे हैं। तो लाप्लास के जो भी क्वेश्चन हो आपको ध्यान रखना है, जो आपको यहां दे, बोलो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी, जो भी आपको यहां फंक्शन मिले उसको यहां रख के इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, दैट्स इट, एज सिंपल एज इट इज, बिना दिमाग लगाए। तो यदि आपको अब यहां से मैं फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं, ये प्लूरल है फॉर्मूले का, ई लगाया हुआ है ना। अब यहाँ फर्स्ट यदि आपने लिया लिटरली दैट इज क्या, फर्स्ट लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला 1 का, ठीक है, ये 0 से इंफिनिटी हो गया, e की पावर माइनस पी एक्स हो गया, और यहाँ 1 रखा था, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा डी 1 का e की पावर माइनस पी एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस e की पावर का, तो e की पावर ही रहता है, नीचे इसका डिफरेंशिएशन होता है दैट इज माइनस पी, इतना तो आई कैन एक्सपेक्ट कि आपको आता होगा। 0 से इंफिनिटी, इधर क्या बन जाएगा माइनस ये वाला, तो बन जाएगा क्या 0 बन जाएगा, और इधर माइनस हो गया, और यहां से क्या हो जाएगा e की पावर यहाँ 0 बन जाएगा, e की पावर 0 क्या बन जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस पी, तो क्या मिल जाएगा 1/p। इसको पॉजिटिव रखने के लिए वेर p क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। इज दैट क्लियर, मेरी बात समझे, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 6 माइनस पी, अपर लिमिट डाली, इससे ये क्या आ गई 0 आ गई, अपर लिमिट 0 अपॉन माइनस पी, कोई लोड नहीं है 0 ही रहेगा, फिर माइनस लोअर लिमिट, यहाँ 0 पुट करा, e की पावर 0 क्या 1 अपॉन, समझ गए, माइनस माइनस। इज दैट क्लियर, किसी को दिक्कत है क्या, इजी था या नहीं। नेक्स्ट, अब देखो एक बात और, जो आप नोटबुक बनाओ ना वो वाइट बनाना बिना लाइन की, ठीक है, मतलब समझ गए ना, जो जेरोक्स वाला पेपर है इट शुड बी जस्ट लाइक दैट सारे बच्चे, क्योंकि यू आर इन ग्रेजुएशन, ये ग्रोइंग फेज होता है, छोटे बच्चे रहते हो तो 4 लाइन वाला रहता है, फिर उसके बाद पेंसिल होता है, फिर आप पेन में स्विच हो जाते हो, 1 लाइन हो जाती है। प्रो मैक्स जो वर्जन होता है वो ये होता है, मतलब लाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए बिना लाइन की हेल्प से। तो जैसे मैं लिख पा रहा हूँ ना बोर्ड पे, तो वैसे आपको वाइट पेज पे, उससे आपका पूरा विकास होगा। एक दो थोड़े टाइम अजीब लगेगा बट यू विल गेट यूज्ड टू। अब देखो यहाँ से सेकंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना, एक्स वाला, ये क्या हो जाएगा 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स, इस बार यहाँ क्या स्विच करना है x हो गया, ये x हो गया, और क्या हो जाएगा dx, ठीक है। यहाँ एक और ज्ञान की बात बता सकते हैं, जो यहाँ तुम, ये कौन सा इंटीग्रेशन लगेगा बताओ, कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडस समाकल लगेगा यहाँ पे। खंडस समाकल में आप बोलोगे आइलेट, बट आइलेट इज नॉट अ मेथड, इट्स अ ट्रिक। आइलेट का रिवर्स प्रोसेस होता ही नहीं है। आइलेट मेथड क्या बोलते, यू नो दिस ना,
आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टू यू। ठीक है, अब आपके लिए टास्क है, आइलेट क्या बोल रहा है, आइलेट होता है ILATE, आई इनवर्स फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन, अर्थमेटिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ जितना आगे उसको फर्स्ट, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इनवर्स वाला समझ गया ना, जिसके ऊपर इनवर्स हो, लॉगरिथमिक लॉग वाले, और अलजेब्रिक x स्क्वायर प्लस x वाले हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस वाले हो गए, एक्सपोनेंशियल e की पावर वाले हो गए। तो यहाँ पे ये है a वाला, तो ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड होता है। अब आपका होमवर्क है कि बिना आइलेट की हेल्प से, आइलेट नहीं होता ना तो आप इसका उल्टा स्विच करते हैं भाई, इसको फर्स्ट मान लो, दो ही चांस है भाई, कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या बोलता है भाई, यहाँ चांस करने के कितने तरीके हैं, या दो ही तो तरीके हैं, या तो इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, या फिर उल्टा, इसका उल्टा लेके सॉल्व करना, वो सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे ना, रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा। तो आइलेट का रिवर्स कुछ है ही नहीं, आइलेट सीधा सॉल्व होने के लिए बना है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका होमवर्क है, चेक कर लेना, रिवर्स से नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट और सेकंड विदाउट आइलेट के हेल्प से कैसे करना है, इसको फर्स्ट उसको मानो जिसका डिफरेंशिएशन में फंक्शन छोटा हो जाए, जैसे x है ना तो x का 1 हो जाएगा, यदि x को सेकंड फंक्शन लूंगा तो क्या बढ़ता रहेगा, x² 2 x³, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्या जोर आता है, पर यहाँ गड़बड़ कहाँ होती है, आप आगे जाते हो ना तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे दोनों ही सेम फंक्शन हो, दोनों ट्रिग्नोमेट्री के हो। ऐसा क्वेश्चन आया था डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें दोनों फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, वहाँ ये चीज़ अप्लाई हो रही थी, बिना आइलेट के हेल्प से वहाँ सॉल्व हो रहा था क्वेश्चन, आपको अपनी समझ से। बाकी 99% में तो आइलेट वुड बी यूजफुल। तो यहाँ इसको समझा फर्स्ट, इसको समझा सेकंड, e की पावर माइनस px हो गया और इसका इंटीग्रेशन करा। पहले वाले में तो लिमिट पुट कर दो भले 0 से इन्फिनिटी। दूसरा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस px माइनस p, और एक बार और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अपर लिमिट पुट करी, ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करी, इसकी वजह से 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। यहां से एक, यहां से आपका ये माइनस नहीं, माइनस ही रहने दो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर माइनस px, और एक यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी करा आएगा 0, फिर एक माइनस, तो अपर माइनस लोअर, और एक यहाँ इस वाला माइनस, ठीक है। तो माइनस e की पावर सॉरी ये क्या बन जाएगा, -1/p², ये क्या बन जाएगा 1/p²। इसको पॉजिटिव रखने के लिए p0। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्या माइनस का क्या रामायण है, माइनस को यदि आपको दिक्कत दे, ये लोग अंदर भेजो, ठीक है, अंदर भेजा। यहाँ तक अपर ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वजह से 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट, यहाँ e की पावर 0 से 1/p²। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो x का क्या होता है, पहले बताओ 1 का क्या होता है, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/3, x का क्या होता है। तो देखो कुछ चीजें मैंने पहले बोली थी, ये दोनों फंक्शन x ले लो 1 ले लो, दोनों x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है। मेरी बात समझ रहे हो? एक बात और, आंसर p में आ रहा है, जो मैंने पहले ही बता दिया, आंसर हमेशा p में मिलेगा। x का फंक्शन रखोगे, आंसर किस में आ रहा है, p में आ रहा है। इज दैट क्लियर? आपका होमवर्क है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो x² का, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो x³। वैसे मुझे x की पावर 4, 5, 6 तक देना था, बट मुझे पाप लगेगा क्योंकि इसमें वो इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, इसमें भी इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, और मैं आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इन सब को प्रूव करने के लिए एक फॉर्मूला बनाऊंगा x की पावर n लेके। मतलब आपको इनकी माथा फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, x की पावर n का फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में डेराइव करूंगा, बट फिर भी आप ये सॉल्व करके आओगे, आपको अच्छा लगेगा, फॉर्मूले से भी सेम आ रहा है, इनसे भी सेम आ रहा है। इज दैट क्लियर? सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।